चलिए अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन आर्मी। तो आर्मी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है रिवोल्ट 1857 के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट इज द इशूज ऑफ सिपॉयस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक कारण ही जो था रिवोल्ट 1857 का वो सिपॉयस के इशू थे, सैनिकों के इशू थे, और सैनिकों ने ही सबसे पहले या सिपाहियों ने या सोल्जर्स ने ही सबसे पहले रिवोल्ट इनिशिएट किया था। ठीक है, इनिशिएट कहाँ से किया था, क्यों किया था, उसके तत्कालिक कारण ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर हम बात करें मूलभूत कारणों की, तो वो जो मूलभूत कारण है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनिशिएट जो किया गया है और जो कंटेम्प्रेरी हम बात करें इमीडिएट जो कोज था दैट वाज रिलेटेड टू आर्मी, जो आर्मी से रिलेटेड था और आर्मी ने ही इसे शुरू किया था। इसलिए आर्मी में चेंज करना, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना काफी जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए। इफ दे वांट टू रूल इंडिया फॉर अ मैक्सिमम पीरियड दे हैव टू सम रीऑर्गेनाइजेशन इन आर्मी। तो यदि उन्हें लंबे समय तक भारत में शासन करना है तो उन्हें सेना को पुनर्गठित करना या सेना के लिए कुछ न्यू रूल्स बनाना काफी जरूरी था। देखिए अब सबसे पहले हम चेंजेस की बात करते हैं तो क्या चीजें हुई हैं जो बदली हैं। आफ्टर 1858 आर्मी रीऑर्गेनाइज केयरफुली, आर्मी को काफी केयरफुली क्या किया गया है, रीऑर्गेनाइज किया गया है, काफी सावधानी पूर्वक उसका पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों के विद्रोह की क्षमता को अगर एकदम समाप्त ना किया जा सके तो उसे यथासंभव कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। तो अगर इंडियन सोल्जर्स अगेन रिवोल्ट करते हैं और अगर उसे एकदम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता हो तो धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने के कुछ ना कुछ हमें ऐसे प्रोविजन या कुछ ऐसे प्रावधान बनाया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान यहाँ पे किए गए थे सेना में या आर्मी में। देखिए सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले सेना पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सावधानी के साथ बढ़ा दिया गया। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम यूरोप और ब्रिटेन, ब्रिटेन के जो सोल्जर्स थे उनके जो नंबर थे वो इंक्रीज किए गए। नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटेन और यूरोप वाज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। तो अब देखिए पुराने जो रेशो था, पहले जो रेशो चलता था वो 5:1 का था। इट मींस 5 इंडियन पर एक ब्रिटिशर्स या एक यूरोपियन सोल्जर होता था। लेकिन नाउ द कंडीशन वाज वेरी चेंज, और अब जो चेंजेस देखे जाएंगे, अब जो रेशो देखा जाएगा वो इस तरह से होगा कि जो बंगाल की आर्मी होगी, बंगाल की जो आर्मी होगी, और आप सभी को पता है बंगाल की आर्मी ने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, और वो उसके बाद जो है रिवोल्ट काफी तेजी से फैला था। तो पूरी की पूरी बंगाल की सेना ने विद्रोह कर दिया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट। अब देखिए बंगाल की सेना में जो रेशो था ना वो 2:1 का था। बंगाल की सेना का रेशो कितना कर दिया गया, 2:1। क्योंकि अगर आप देखें तो बैरकपुर से ही मंगल पांडे ने रिवोल्ट इनिशिएट किया था 29 मार्च को। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की और जो लेफ्टिनेंट वॉक थे उनको घायल कर दिया था। ठीक है, और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई, या मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो वो भी बंगाल या कलकत्ता के पास ही था बैरकपुर। तो बंगाल की सेना ने उसके बाद रिवोल्ट किया था। बंगाल में बात की जाए रेशो जो होगा वो 2:1 का कर दिया गया। 2 इंडियंस पर एक यूरोपियन या एक ब्रिटिश सोल्जर अपॉइंट किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे मद्रास और मुंबई की सेना, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसियां थी, तो मद्रास और बॉम्बे में सोल्जर्स का जो रेशो था वो 5:2 किया गया। इट मींस 5 इंडियंस पर 2 यूरोपियन और 2 ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो पहले था वो 5:1 का था, यहाँ पे 5:2 किया गया, यानी एक और सैनिक बढ़ा दिया गया, 5 भारतीयों पे 2 ब्रिटिशर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे उतना ज्यादा रिवोल्ट हुआ भी नहीं था, यहाँ पे ज्यादा परेशानी भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक संख्या ही क्या की गई है, सेना में बढ़ाई गई। ठीक है, तो पहली चीज तो ये की गई कि नंबर ऑफ सोल्जर्स was increased from यूरोप, यूरोप के सोल्जर्स या यूरोप के सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल की सेना में रेशो 2:1 किया गया, मद्रास की सेना में रेशो 5:2 किया गया। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेना में और क्या बड़े चेंज देखे गए हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो मुख्य विभाग होते हैं, जैसे कि अगर हम तोपखाने या कैनन की बात करें तो कैनन या तोपखाने से संबंधित जो डिपार्टमेंट होता था, और 20वीं सेंचुरी में जो टैंकों और बख्तरबंद जो गाड़ियां आने लगी, ठीक है, टैंक रेजिमेंट और जो बख्तरबंद गाड़ियां आती थी, ये सारे जो वेपन्स थे, ये सारे जो हथियार थे, इन सब से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट थे वो इंडियंस को नहीं दिए जाने की पॉलिसी को फॉलो किया गया। तो ठीक है, तो सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियंस के हाथों में रखे गए। क्योंकि अगर हम बात करें जनरल बख्त खान, तो जनरल बख्त खान जो बरेली के सोल्जर थे और जो दिल्ली से
मूवमेंट लीड कर रहे थे, मूवमेंट को सर्कुलेट कर रहे थे, वो तोपखाने के ही क्या थे, एक हेड हुआ करते थे या तोपखाना ही संभाला करते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि तोपखाने और जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे आर्मी के या सेना के, उन पर इंडियंस को अपॉइंट करना बंद किया गया। ठीक है। तीसरा प्रभाव अगर देखा जाए तो अधिकारी वर्ग जो होते हैं सेना में, जो ऑफिशियल पोस्ट होती है उस पर पहले भी नहीं भर्ती की जाती थी इंडियंस की, और अब भी उसी पॉलिसी को फॉलो किया गया। इट मींस इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड इन द ऑफिशियल ऑफ आर्मी। तो आर्मी में ऑफिशियल्स या अधिकारियों के पदों पर इंडियंस को अपॉइंट नहीं करने की नीति को ही क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। उसी नीति को, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जा रहा है। ठीक है। सो द कंटिन्यू द पॉलिसी दैट इंडियंस शुड नॉट बी अपॉइंटेड ऑन द ऑफिशियल पोस्ट ऑफ आर्मी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट इंपैक्ट आफ्टर द रिवोल्ट इज दैट 1914। देखिए अब जितने भी अधिकारी या जो बड़े बड़े पद हैं उस पर इंडियंस तो अपॉइंट होते ही नहीं थे, तो इंडियन छोटे छोटे पदों पर ही अपॉइंट। मैक्सिमम द हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियंस जो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस की है वो सूबेदार की थी। टिल 1914 1914 तक, टिल 1914 1914 तक अगर देखा जाए तक कोई भी भारतीय सूबेदार के ऊपर तक के पद पर नहीं पहुंचा था। टिल 1914 नो वन इंडियंस are appoint on the highest post या हायर पोस्ट ऑफ सूबेदार। तो सूबेदार से हायर पोस्ट पर कोई भी इंडियन अपॉइंट नहीं हुआ था टिल 1914 1914 तक अगर देखा जाए तो। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट इंपैक्ट जो होगा वो ये होगा कि सेना के भारतीय अंग का जो संगठन था, ठीक है, आर्मी में जो इंडियंस थे, जो इंडिया का जो पूरा रेजिमेंट हुआ करता था, इंडिया की पूरी जो बटालियन, इंडियंस की जो पूरी बटालियन होती थी, यानी सेना में जो भारतीयों का अंग था, भारतीयों का जो कंपोजिशन था, जो संगठन था, उसको किस पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा था। तो भारतीयों का जो संगठन था उसे बांटो राज करो, यानी कि अगर देखा जाए तो सेना में भारतीयों का जो संगठन था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर बेस्ड था। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ इंडियंस इन आर्मी इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सेना में भारतीयों का संगठन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर क्या था, आधारित था। किस तरह से आधारित था? तो सेना की भर्ती जाति, क्षेत्र और धर्म, ठीक है, कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेस पर की जाती थी, और भेदभाव इसके कारण ही उनमें आपस में भेदभाव किए जाने लगे थे। ठीक है। तो सेना में जो कंपोजिशन था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर बेस्ड था, और सेना में जो अपॉइंटमेंट या जो भर्ती होती थी वो किस बेस पर होती थी, तो जाति के, क्षेत्र के और रिलीजन के नाम पर या उस आधार पर होती थी। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया है, जैसे क्षेत्र की बात करें, जैसे गोरखा रेजिमेंट बनाई तो गोरखा एरिया के नाम पर बनाई है, कास्ट के नाम पर बनाई, जाट रेजिमेंट जाट कास्ट के नाम पर बनाई है। ठीक है। सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, इस तरह से अलग अलग, या मराठा रेजिमेंट की हम बात करें तो अलग अलग एरियाज, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया है, अलग अलग एरियाज जाति धर्म के आधार पर इन्होंने रेजिमेंट बनाई है, जिससे कि इंडियंस के बीच में या भारतीयों के बीच में एक भेदभाव बना रहे और दोनों एक दूसरे से अलग थलग बने रहे। ठीक है। और बेसिकली यही रीजन था कि देखिए अगर वो ये चाहते थे कि अगर मान लो रिवोल्ट, अगर कोई एक पार्ट, एक सेना की तरफ से रिवोल्ट होता है तो दूसरा उसे हमेशा अलग थलग रहेगा, दूसरा उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूसरा उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। तो बेसिक टारगेट ये था कि सेना में भी ये लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहे, इनके बीच में एक जो भावना है, एक जो नेशनलिस्ट की जो भावना है, जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इस बात का काफी ध्यान रखा गया था, इस मुद्दे का काफी ध्यान रखा गया था, और सेना में भी इस तरह से भेदभाव करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वो ये, आफ्टर द 1857 जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि आर्मी में एक कहानी, एक स्टोरी बनाई गई। ठीक है। एक स्टोरी ये इस तरह से बनाई गई, एक स्टोरी इस तरह से गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ जातियां जो होती हैं या कुछ एरिया के कुछ जो लोग होते हैं वो लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाकू जातियां होती है, और कुछ गैर लड़ाकू जातियां होती है। तो ये एक सेना में एक स्टोरी बनाई गई कि कुछ जातियां जो भारत में है वो लड़ाकू है, और कुछ जातियां जो है वो भारत में लड़ाकू नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो सैनिक थे, ठीक है ना, कहाँ की बात कर दी मैंने, अवध बिहार, दक्षिण भारत के और मध्य भारत के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने शुरू में इनिशियली अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स को इंडिया को जीतने के लिए काफी हेल्प की, इन्होंने ही युद्ध लड़े। जैसे पंजाब की बात करें तो अवध की सेना सबसे बड़ा पार्ट हुआ करता था, अवध के लोगों का सबसे बड़ा पार्ट हुआ करता था ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश आर्मी में, और इन्होंने ही इनकी ही मदद से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या किया था, कॉन्कर किया था। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट, तो 1857 के रिवोल्ट में इन सभी लोगों के द्वारा हिस्सा लिया गया था, इन सभी सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। तो क्या होता है कि 1857 के बाद इन सोल्जर्स
सोल्जर्स को या इन क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया कि ये लड़ाकू, ये गैर लड़ाकू जातियां, इन्हें गैर लड़ाकू जाति के रूप में कंसिडर किया गया। ठीक है, तो ये एक चीज हमें देखने को मिलती है कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ में अंग्रेजों को भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया एज अ गैर लड़ाकू। गैर लड़ाकू मतलब जो युद्ध नहीं करता है, जो गैर लड़ाकू है। ठीक है, ये जाति डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब इनकी जो भर्ती है, अब इनको सेना में जो भर्ती करना है वो बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इनको रिक्रूट करना बंद कर दिया गया सेना में। कहां पे? अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के वो एरिया के लोग जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया था, अब उन्हें सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या किया गया? दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप लोग देखते हैं कि रिवोल्ट को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा रोल किसका था? तो पंजाबियों का, सिखों का, गोरखों का, है ना। गोरखा रेजिमेंट ने ही लखनऊ की अगर बात करें तो रिवोल्ट वहां का शांत कराया था। पठानों का तो इन्हें क्या किया गया? लड़ाकू जाति के रूप में घोषित किया गया। ये एक चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करें 1875 1875 तक ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश आर्मी में का जो आधा हिस्सा था, जो आधा भाग था, वो पंजाबियों का ही हुआ करता था, सिख लोगों का ही हुआ करता था। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो सेना में चेंजेस हुए थे, जो आर्मी में चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप की पॉलिसी थी उसमें क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स या देसी रजवाड़ों के साथ अंग्रेजों की क्या नीति रही, क्या रिलेशन रहे, क्या संबंध रहे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन्होंने इनके साथ किस तरह से टैकल किया है, क्या पॉलिसी अपनाई। बिकॉज अगर बात की जाए बिफोर 1857 ब्रिटिशर्स कोई भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ते थे कि जब भी उन्हें कोई मौका मिलता वो इंडियन स्टेट को, इंडियन प्रिंसली स्टेट को हड़प लेते थे। ठीक है, एनेक्स कर लिया जाता था। तो अब क्या होता है, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में अगर उनकी सबसे ज्यादा हेल्प की है अगर किन्हीं इंडियन ग्रुप्स ने, तो वो इंडियन रजवाड़े थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प की थी। तो अब इन इंडियन रजवाड़ों के साथ, इन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी होती है, ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं क्या पॉलिसी होगी। तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे तीसरे इम्पैक्ट में। चलिए, तो अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय रजवाड़ों के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन की गई आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब उस पॉलिसी, उस नीति की बात की जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लोग ये समझें, 1857 के रिवोल्ट के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी जो नीति थी उसमें काफी बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे कर दिए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ द पॉलिसी विथ प्रिंसली स्टेट्स वाज टोटली चेंज। अभी तक क्या था कि जब भी कोई मौका मिलता था भारतीय राज्यों को हड़पने का, तो उसका पूरा फायदा उठाया जाता था और उन्हें एनेक्स कर लिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडियन टेरिटरी में। जैसे कि हम अवध की बात करें तो अवध को 1856 में सिर्फ एक छोटे से बहाने के नाम पर एनेक्स कर लिया गया था, और वो बहाना ये था दैट द नवाब वाज नॉट प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट ऑफ अवध, कि जो नवाब है वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। इट मींस मिस गवर्नमेंट के एलिगेशंस लगाए गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब क्या किया गया है, पॉलिसी में चेंज किया गया है। चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज दी प्रिंसली स्टेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं द प्रिंसली रूलर्स हेल्प्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने काफी बड़ी हेल्प की थी, काफी ज्यादा हेल्प की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, या हम बोले ईस्ट इंडिया कंपनी की, ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है, तो ये नीति के कारण यहाँ पे चेंज हुआ है। 1857 के पहले की मैंने बात बताई आप लोगों को कि किसी भी बहाने से चूका नहीं जाता था। अब ये नीति, अब ये पॉलिसी को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। ठीक है, नाउ द पॉलिसी वाज एस्केप्ड टू कॉन्कर्ड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्कर या एनेक्स करने की जो पुरानी पॉलिसी थी, जो ओल्ड पॉलिसी थी, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट, बल्कि विद्रोह को कुचलने में, यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ वो ऑनेस्टली उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको कुचलने में हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है। बताइए अब आपकी जो इंडिया के रूलर हैं, जो इंडिया के शासक हैं, वो इंडिया में ही हेल्प कर रहे हैं किसकी, अंग्रेजों की, ना कि इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं, रिवोल्ट करने वाले विद्रोहियों की हेल्प कर रहे हैं, बल्कि वो किसकी हेल्प कर रहे हैं, अंग्रेजों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि मतलब हम ये समझें कि वो उनकी क्या आइडियोलॉजी रही होगी, उनकी क्या विचारधारा रही होगी कि उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो उनके ही देश में क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उन्हीं को लूट रहे हैं, उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, उन्हीं की पब्लिक को
का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं और उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं इंडियन रूलर्स या भारतीय शासक। इट मीन्स कि ये हम समझे ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, या एक प्रकार से लोग ऐसे हो गए थे कि उनके दिमाग इस तरह के बन चुके थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्चुअलिटी है, क्या वास्तविकता है, और ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा नुकसानदायक हैं, ये विदेशी हमारे देश के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हैं। ये आइडिया उनके अंदर या उनके माइंड में डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये समझें, अदरवाइज उनके अंदर यदि ये आइडिया डेवलप हो जाता और अगर वो सपोर्ट करते, सारे के सारे रूलर्स मिलकर सपोर्ट करते, तो एक ही झटके में ये जो विदेशी शासन था वो पूरी तरह से क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने ये बात कही थी कि ये जो तूफान रूपी विद्रोह हुआ था, ये जो तूफान रूपी आंदोलन हुआ था, इस दौरान इन जो प्रांतीय जो शासक थे, ये जो रजवाड़े थे, इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो तरंग रोधकों की तरह क्या किया था, कार्य किया था, या फिर हम बोल सकते हैं बांध की तरह, एक डैम की तरह इन लोगों ने काम किया था। अदरवाइज एक ही लहर में ब्रिटिश शासन इंडिया से क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, ठीक है। उनकी वफादारी का इनाम उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता देकर, ठीक है, या देखिए उनकी वफादारी जो थी ना, ये ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट, उसका जो प्रॉफिट या उसका जो उनको इनाम दिया गया वो इस घोषणा के रूप में दिया गया कि उनका जो उत्तराधिकारी गोद लेने का जो अधिकार है अब उसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। सो द पॉलिसी ऑफ लैप्स वॉज विड्रॉल, जो पॉलिसी ऑफ लैप्स थी या जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी उसे क्या कर लिया गया था, विड्रॉल कर लिया गया था, उसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। जो किसने शुरू की थी, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, और इसके तहत उसने 7 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को हड़प लिया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। सबसे पहला सतारा स्टेट को हड़पा गया था। सतारा के अलावा अगर देखा जाए तो बगहात है, संभलपुर है, झांसी है, नागपुर है, इन स्टेट्स को हड़पा गया था, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ इनको ये प्रस्तावन भी दिया है, साथ ही साथ उनको ये कहा भी गया है कि आगे भविष्य में इन फ्यूचर आपके स्टेट्स को कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा, कभी भी इनका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को, इन राजाओं को, रजवाड़ों को ये बात का प्रोत्साहन भी दे दिया गया था, उन्हें पूरी तरह से समझा दिया गया था, ठीक है। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा कंट्रोल था, काफी ज्यादा नियंत्रण था प्रिंसली स्टेट्स में भी, काफी ज्यादा इंटरफेयरिंग की जाती थी, काफी ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता था। जो ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे अपॉइंट हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए, प्रशासन में देखा जाए, या हर एक मामलों में अगर देखा जाए तो ये जो इंडियन रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, ये ब्रिटिशर्स के खाली एक प्रकार से देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही हुआ करते थे। सारा का सारा नियंत्रण ब्रिटिशर्स का ही होता था, ये सिर्फ शासन ही किया करते थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे इंपैक्ट की। तो हमने रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स देख लिया है, तो पॉलिसी थोड़ी सी नरम हुई है, नीति थोड़ी सी चेंज हुई है विथ रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन सिविल सर्विसेज, so the topic is सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में नागरिक सेवाएं। देखिए भारत में नागरिक सेवाएं, इट मीन्स ये टॉपिक आ जाता है ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माताओं की। तो जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो शुरू से ही अगर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी रही है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बिल्कुल क्या रखा है, दूर रखा है। इंडियंस का जो कंट्रोल था ना के बराबर था, ठीक है ना। इंडियंस का कंट्रोल या इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था इंडियन गवर्नमेंट में। उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इट मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें या फिर 1858 के बाद की अगर बात करें, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, लाइक हम बात करें इंडियन काउंसिल, जो भारत परिषद बनाई जाती थी, या जो गवर्नर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो उन लोगों में इंडियंस के नंबर ना के बराबर थे। इंडियंस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इन इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारत में शासन करने वाली भारत सरकार में भारत थे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें इतना चौंकने वाली भी बात नहीं है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं, बिकॉज कि इंडिया इज नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री, दैट टाइम इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये एक प्रकार की अगर देखा जाए
तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी थोड़ी है इंडिया में, ये इंडिया में ऑटोक्रेसी है। और ऑटोक्रेसी में भी अगर हम बात करें, इस तरह का जो शासन है वो उसे बेस्ट कहा गया है, ठीक है। ऑटोक्रेसी में इस प्रकार के रूलिंग को जो ब्रिटिशर्स का है उसे सही माना जाता है, जो तर्कशास्त्री हैं, जो कानूनविद हैं उनके अनुसार, क्योंकि इससे भी बुरा तरीके से शासन जो है और ज्यादा बुरे तरीके से शासन किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज की या नागरिक सेवाओं की, तो इन सिविल सर्विसेज भारत सरकार पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं के बराबर था या ना के बराबर था, ठीक है। कानून बनाने या प्रशासन की नीतियां लागू करने में उनकी भूमिका नहीं ली जाती थी या उनकी भूमिका नहीं रखी जाती थी। इंडियंस डिडंट पार्टिसिपेट या डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फॉर द पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेकिंग लॉस इंडियंस डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इंडियंस की कोई भूमिका ही नहीं थी, ऐसा नियम या ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया था कि इंडियंस को पॉलिसी मेकिंग में रखा जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां बनाने में रखा जाए, ठीक है। अब ये तो हो गई दो चीजें। देखिए प्रशासन में दो चीजें होती हैं, एक अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे हम बात करें प्रशासन और कानून, इन दोनों मामलों में इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। अब ये जो नीतियां बनती हैं, ये जो पॉलिसीज बनती है लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा, इनको पालन करने का अधिकार किसका होता है? तो वो होता है ब्यूरोक्रेसी का, या फिर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी इट मींस नौकरशाही का। अब नौकरशाही में इंडियंस की बात की जाए तो नौकरशाही से भी इन्हें क्या किया गया था? दूर रखा जा रहा था। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में भी इंडियंस को काफी दूर रखा गया था। इंडियंस के ज्वाइनिंग के कोई ज्यादा सोर्स या ज्यादा साधन नहीं थे, और अगर थे भी तो काफी छोटी छोटे पदों पर, काफी छोटी छोटी पोस्ट पर हुआ करते, ठीक है। लाइक पुलिस में अगर हम बात करें, आर्मी में अगर हम बात करें, तो आर्मी तो खैर अलग सेक्टर हो गया है, प्रशासन की बात हो रही है। तो बाकी के जो भी डिपार्टमेंट थे उसमें इंडियंस काफी छोटे पदों पर ही अपॉइंट होते थे, लाइक प्यून और ये जो पोस्ट होती हैं छोटी छोटी उन पर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें नौकरशाही में, तो दूर रखने की पॉलिसी चला गई थी। प्रशासन में अगर बात करें तो अधिकतर जो ऑफिसर्स थे, अधिकतर जो अधिकारी थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, देखा जाए तो अधिकारों और उत्तरदायित्व के लिए, ठीक है। तो द ऑफिसर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे अधिकारी जो उत्तरदायित्व रखते थे, जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसे सारे पदों पर आईसीएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। इट मींस आईसीएस, इट मींस इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, जो आईसीएस के सदस्य थे, आईसीएस के जो अधिकारी थे, जिन्होंने आईसीएस एग्जाम पास की हुई होती थी, वही लोग क्या करते थे? प्रशासन के या ब्यूरोक्रेसी के अधिकतर पदों पर अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। जिनकी भर्ती कहां पे होती थी? अब आईसीएस की एग्जाम की बात की जाए तो आप लोग अगेन फिर क्या देखेंगे? आप लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन था, एक प्रावधान ये था, क्योंकि इसके पहले तक अगर बात करें, 1853 के पहले तक अगर बात करें, तो क्या होता था कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से संबंधित जितने भी पद थे, उन पदों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो नाम बताए जाते थे, जो नाम सुझाव दिए जाते थे, उन्हीं को अपॉइंट कर दिया। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया जाता था, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता था भारत में ब्यूरोक्रेसी या फिर नौकरशाही के सारे पदों पर, ठीक है ना। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कुछ रिकमेंडेशन ले लिया जाता था उनको खुश करने के लिए, बात मैंने लेक्चर 5 में डिस्कस की है। तो अब क्या होता है 1853 के बाद ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो राइट था ऑफिसर्स अपॉइंट करने का या रिकमेंडेशन करने का, वो छीन लिया जाता है। और 1853 में ये कंसेप्ट या ये प्रोविजन बनाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर भारत में ब्यूरोक्रेसी के पद पर अगर अपॉइंट होना है, तो ही शुड हैव पास्ड एन एग्जाम, दैट एग्जाम इज नोन एज आईसीएस। तो उसे आईसीएस की एग्जाम को पास कराना होगा। ये जो एग्जाम होगी ये कंडक्ट की जाएगी कहां पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी, या लंदन में ये एग्जाम कराई जाती थी वार्षिक या एक साल में। तो ये एक प्रतियोगिता परीक्षा थी जो खुली तौर पर चलाई जाती थी, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आईसीएस की यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम को पास करता था, वही व्यक्ति भारत में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता था, ठीक है। तो इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे। ऐसा नहीं था कि इंडियंस के ऊपर किसी प्रकार का प्रोविजन या रोक था, किसी प्रकार का प्रोहिबिशन या रोक थी। तो इंडियंस कैन आल्सो पार्टिसिपेट। लेकिन इंडियंस के लिए अगर हम बात करें तो इन एग्जाम्स को पास करना, बैठना, जाना, परीक्षा देना,
ये किसी भी मतलब काफी हार्ड वर्क था, बिल्कुल भी मुश्किल, बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफी मशक्कत वाला और काफी हार्ड, यानी हम सोचे कि पहाड़ तोड़ने के बराबर ये काम था, क्योंकि सबसे पहले तो आपको लंदन जाना होगा, इंग्लैंड जाना होगा। ऊपर से हम बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया था वो काफी कम था। फिर आपको अगर एग्जाम देना है तो एग्जाम का की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। जो सब्जेक्ट या जो ज्ञान था वो वहीं पर आधारित था, वहां का एंशियंट लैटिन और ग्रीक नॉलेज जो नॉलेज था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो इंडियंस के लिए काफी दुष्कर कार्य था, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये जो एग्जाम थी आईसीएस की उसमें इंडियंस कैन पार्टिसिपेट, बट फर्स्ट इंडियन की अगर बात की जाए तो इन 1863 1863 में पहले भारतीय जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया था, पहले भारतीय जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भी बोल सकते हैं, सत्येंद्र नाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं। सो द फर्स्ट इंडियन हु क्लियर द एग्जाम ऑफ आईसीएस हु वाज नोन एज सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर या सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। और इन्हीं के जब हमने सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या सोशल रिफॉर्म वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने इनके फादर के बारे में डिस्कस किया था, जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर हु वाज द लीडर ऑफ ब्रह्म सोसाइटी और ब्रह्म समाज के एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट इंडियन की बात करें 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास किया, सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने पास किया। हु वाज द यंगर ब्रदर ऑफ हु वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये बात ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है 1863 के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक या दो भारतीय हर साल क्लियर करता जाता है एग्जाम, ठीक है ना। तो हर साल एक दो इंडियंस इन एग्जाम को क्लियर करता है। लेकिन फिर भी मैंने बताया आप लोगों को कि इंडियंस का जो नंबर था एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस वो नगण्य था या ना के बराबर था। इंडियंस की अगर बात की जाए, कंपैरिजन की जाए विद ब्रिटिशर्स, तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन ब्यूरोक्रेट्स सर्विसेज में नगण्य था या ना के बराबर था। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि काफी टफ हुआ करता था इन पदों पर पहुंचना, यानी वास्तव में अगर देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के दरवाजे लगभग क्या थे? बंद ही थे। बंद क्यों थे? क्योंकि कंडीशन काफी टफ थी। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थे ये एग्जाम में, क्या थे? काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जैसे इनका जो मीडियम था ये अंग्रेजी मीडियम था, ठीक है। द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम। फिर दूसरी बात यह है प्राचीन ग्रीक और लैटिन ज्ञान पर बेस्ड या आधारित हुआ करती थी। दीज एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन लैटिन एंड ग्रीक नॉलेज, एंशिएंट लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। ऊपर से जो मीडियम है वो इंग्लिश होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए विदेशी भाषा थी, टफ लैंग्वेज थी, ठीक है। इंग्लिश आज भी टफ है, तो उस समय तो और भी ज्यादा टफ थी, ठीक है। जिसे इंग्लैंड अब ये जो नॉलेज था, ये जो ज्ञान था, वो आप कैसे अर्जित करेंगे? तो उसके लिए आपको इंग्लैंड में रहना होगा, और इंग्लैंड में खर्चीला, काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो काफी खर्चीला ये स्टडी करनी होगी, या अध्ययन करना होगा, उसके बाद ही आपको ये ज्ञान मिल सकता है, ठीक है। ऊपर से अगर बात की जाए 1859 तक, 1859 में 1859 में इस एग्जाम में बैठने के लिए इंडियंस की जो एज तय हुई थी वो 23 हुई थी। 23 साल तक के इंडियंस इन एग्जाम्स में बैठ सकते थे, ठीक है, टिल 1853। लेकिन 1853 से 3 में इतने साल थी। और फिर 1878 में जब भारत के वॉयसराय, जब इंडियन वॉयसराय होता है लॉर्ड लिटन, और लिटन जो था अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक गवर्नर वायसराय के रूप में देखा जाता है, ठीक है। लिटन काफी ज्यादा जिसने बुरी पॉलिसीज बनाई इंडियंस के लिए, और इंडियंस को काफी नुकसान हुआ है लिटन की पॉलिसीज से। तो जो लॉर्ड लिटन यहाँ पे वायसराय बनकर आता है 1878 में, ये क्या करता है कि इन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले इंडियंस की एज को रिड्यूस कर देता है। इट मींस ये जो है 19 से घटाकर 23 से घटाकर कितनी कर दी इसने? 19 कर दी। 23 से घटाकर 19 साल कर दी। यानी कि अब आप ये समझें, यहाँ पे आप लोग ये समझें कि 23 साल के बच्चों के लिए या 23 साल के स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स के लिए एग्जाम में पास होना टफ था,
लेकिन अब इन्होंने इसको घटाकर 19 कर दिया है। इट मीन्स अब 19 ईयर के बच्चों के लिए कितना ज़्यादा टफ होगा, या इन एस्पायरेंट्स के लिए इन एग्ज़ाम को क्लियर करना कितना ज़्यादा टफ होगा। इट मीन्स कि उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, वो साफ तौर पर ये देखी जा सकती है। हम साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि ये उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं जिसमें ये चाह रहे हैं कि कोई भी इंडियन जो है वो ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे ही ना। ठीक है, इनकी पॉलिसी ये है कि नीदर आ इंडियन आर अ मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या आर अ मेंबर ऑफ आईसीएस, कोई भी भारतीय या कोई भी इंडियन आईसीएस की एग्जाम में बैठे ही ना। इस पॉलिसी को ये फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो नियम बना दिया वो एज रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 19 कर दिया। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में सर्विस करने के लिए, इंडिया में नौकरी करने के लिए एग्जाम कहाँ होगी, लंदन में होगी। ठीक है, इंडियंस के लिए कंडीशन ये है कि आपको इंडिया की लैंग्वेज में नहीं एग्जाम देना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना है। नॉलेज इंडिया का नहीं पूछा जा रहा है, नॉलेज पूछा जा रहा है लैटिन और ग्रीक एंशियंट नॉलेज। ठीक है, और जो एज क्राइटेरिया है वो भी काफी ज्यादा कम है। तो कितनी टफ और हार्ड कंडीशंस थी इन एग्जाम्स को कंडक्ट, इन एग्जाम्स को पास करने के लिए। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे फेमस पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी थी आफ्टर 1857, क्योंकि ड्यूरिंग द रिवोल्ट और बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज वेरी गुड। तो इस समय पर भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता काफी ज्यादा अच्छी थी, यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि आप देखते हैं रिवोल्ट में कई सारे मुस्लिम लीडर्स थे, कई सारे हिंदू सोल्जर्स थे, लेकिन फाइनली हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर एक मुस्लिम लीडर को इंडिया का लीडर या इंडिया का इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया था, और इंडिया की यूनिटी उन्हीं के अंदर देखी जा रही थी। इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स को ये समझने में देर नहीं लगी कि हिंदू मुस्लिम एकता काफी ज्यादा अच्छी है और ये उनके प्रशासन, उनके शासन के लिए काफी ज्यादा घातक है। तो उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की जिसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, जो उन्होंने शुरू से ही अप्लाई की रखी थी, लेकिन अब इस पॉलिसी को इन्होंने कई और जगहों पर क्या किया, अप्लाई किया। तो उसी को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में।